अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल खौफनाक कहानियाँ विद माजिद। तमाम वीडियो अपडेट के लिए खौफनाक कहानियाँ विद माजिद को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें। बढ़ते हैं आज की स्टोरी की तरफ। बरे सगीर पाक व हिंद की तकसीम के बाद हवेली हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से TNT के महकमे की तौवील में दे दी गई, मगर उसके साथ ही हवेली के मुतल्लिक अजीब व गरीब किस्म की चहमगोइयाँ शुरू हो गईं। हर दूसरा शख्स उसे पुरस्रार और आसेब ज़दा साबित करने पर तुला हुआ था। ऐसे में लोगों का उस कच्ची और शकिस्ता हवेली को पुरस्रार और आसेब ज़दा कहना ऐसी कोई अचंभे की बात नहीं थी। महकमा TNT के अमले के इक्का दुक्का अफराद के साथ वक्तन फ़वक्तन पुरस्रार वाक़यात पेश आते रहे, लेकिन वो बेचारे भी मजबूर थे। उस हवेली से नकल मकानी करके वो कहीं भी नहीं जा सकते थे। नो आमोज हुकूमत के पास दूसरी कोई मुनासिब जगह नहीं थी जहाँ महकमे का अमला रिहाइश पजीर हो सकता। फिर देखते ही देखते दुश्मन के सीने पर मोंग दलते हुए मुमलकत खुदादाद ने तरक्की की मनाजिल तय करना शुरू कर दी और महकमा TNT को रिहाइश के लिए अपनी नई इमारत मिल गई। खाली होने के बाद वो बोसीदा और पुरस्रार हवेली हिस्सों में तकसीम हो गई। एक बासर ख़ानदान ने उसका बेशतर हिस्सा अपने घर में शामिल कर लिया। क्योंकि उस बासर ख़ानदान का घर हवेली से मौलिक था, चंद दूसरे तेज़ व तरार किस्म के लोगों ने उस हवेली का थोड़ा बहुत हिस्सा कब्ज़े में करके अपनी अपनी दुकानें बना ली और बाकिया मांदा हिस्सा, जो कि बदस्तूर हुकूमत की तौवील में था, वो महकमा तालीम के गर्ल्स मिडल स्कूल को टीचर्स की रिहाइश के तौर पर अलाट कर दिया गया। महकमा तालीम की तरफ से उस हिस्से पर 2 कमरों पर मुश्तमिल एक खूबसूरत फ्लैट तामीर कर दिया गया, लेकिन कोई भी लेडी टीचर उस फ्लैट में रिहाइश रखने के लिए तैयार न थी। हवेली का नाम व निशान मिट जाने के बाद लोग अब उस फ्लैट को आसेब ज़दा और पुरस्रार कहने लगे थे। ऐसी सूरत हाल में कोई दिल गुर्दे वाली टीचर उस फ्लैट में रिहाइश रखने के लिए राज़ी हो सकती थी। फ्लैट बदस्तूर खाली चला आ रहा था। कई एक लोगों ने रात के वक्त उस फ्लैट से पुरस्रार और ड्रोनी आवाज़ें सुनी थी। लोगों की ज़ुबानी ये पुरस्रार बातें लेडी टीचर्स के कानों तक पहुंचती रहती थीं, इसीलिए अब तक कोई भी टीचर उस फ्लैट में रिहाइश रखने की जुर्रत ना कर सकी थी। ये तमाम बातें और मालूमात आफाक को अपने बुज़ुर्गों के ज़रिए हासिल हुई थीं। आफाक एक तालीम याफ्ता, बहादुर और सुलझा हुआ नौजवान था। गैर मरी मखलूक़ात को बरहक मानने के बावजूद ऐसे सुने सुनाए किस्सों पर यकीन करने के लिए कतई तैयार नहीं था। उसके बेशतर यार दोस्त भी उसे चुड़ैलों और जिन भूतों की कहानियाँ और चश्मदीदा वाक़यात सुनाते रहते थे, लेकिन उन तमाम बातों का उसके पास सिर्फ़ एक ही जवाब हुआ करता था कि जब मेरे साथ कोई ऐसा वाक़या पेश आएगा तभी मानूंगा। उसके दोस्त बेचारे ऐसा करारा जवाब सुनकर चुप साध लेते और फिर आफाक उनकी खूब खबर लेता। मजाक और उठपटांग बातों से उनका नाटका बंद कर देता था। यार, जिन्नात जब आग से बनाए गए हैं तो फिर उन्हें डराने के लिए पानी कैसा रहेगा। ऐसे ही एक दिन दोस्तों की महफिल में उसने शोशा छोड़ते हुए सवालिया अंदाज से पूछा, बच्चों, अगर किसी दिन जिन्नात के हाथ चढ़ गए तो शीशम का दूध भूल जाओगे। शहजाद ने अपनी नाकस अक्ल का इस्तेमाल करते हुए बेकार सा जवाब दिया, अक्ल से काम लो, शीशम नहीं छट्टी का दूध होता है और दूध याद दिलाया जाता है, बुलाया नहीं जाता। जलाल अरबी ने अपनी शेख स्टाइल दाढ़ी खुजाते हुए शहजाद को लताड़ते हुए कहा, तुम चुप रहो रेडीमेड अरबी, ये मेरा और आफाक का मामला है। वैसे भी फ़ारसी में छट्टी को शीशम ही कहते हैं। शहजाद ने अपनी नाकस अक्लमंदी का एक और सबूत पेश किया। ऐसा जवाब सुनकर जलाल अरबी मारे गुस्से के अफ्रीकन सा मुँह लेकर बैठ गया। शहजाद ने एक केका लगाया, दोबारा आफाक की तरफ मुतवज्जो हो गया। हाँ, तो तुम कह रहे थे जिन्नात को पानी से डराया जा सकता है, इसमें हर्जी क्या है? वो अगर डरना चाहें तो। आफाक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, वो अगर पानी से डरने लगे तो फिर उनकी जिन्नाती का भरम टूट जाएगा। ऐसी फजूल बातें बकने से बेहतर है कि तुम जिन भाइयों से पेश की माजरत कर लो, वरना
किसी रोज़ देने के देने ही पड़ जाएंगे। लेने के देना होता है मिस्टर। ठीक मिसाल देते हुए शायद तुम्हारी ज़ुबान पर छाले पड़ते हैं। आफाक भाई, कुत्ते की दुम को सीधा करना नामुमकिन है। जलाल अरबी ने दिल की भड़ास निकालते हुए लुकमा दिया। कहते तो तुम ठीक हो जलाल, आफाक ने कहा। शहजाद को ठीक करना खाली हाथ जंगली सुअर पकड़ने के मुतरादिफ है। शहजाद ने गैरआलूद निगाहों से उन दोनों को घूरा और एक लम्हा तौफीक के बाद बोला, अच्छों को बर्दाश्त करना दुनिया की पुरानी आदत है। ब्लैक एंड वाइट फिल्मों के हीरो की तरह उसका लहजा भीख मांगने वाला था और चेहरे का साइज शरकन गरबन लंबा हो गया था। देखो देखो आफाक भाई, कैसे उम्र रसीदा ऊँट की तरह इसका चेहरा लटक रहा है। जलाल अरबी ने अपनी जगह से मेंढक की तरह खुदकते हुए कहा, चलो छोड़ो इन बातों को, कोई काम की बात करो। हर वक्त का भौंकना और काटना कुत्तों का वसफ है, आफाक ने संजीदगी इख्तियार करते हुए कहा। आफाक भाई, सुना है उस आसिफज़दा फ्लैट में एक लेडी टीचर रहने के लिए आ गई है। जलाल अरबी राजदाना लहजे में बोला, ये क्या कह रहे हो? क्या लेडी टीचर तन्हा उस फ्लैट में रह रही है? आफाक ने हैरत का इज़हार करते हुए कहा, नहीं, अकेली नहीं है, मुकम्मल फैमिली के साथ आई है। सुना है उसका शोर कोई हकीम टाइप की चीज़ है जो यहीं अपना मतब खोल रहा है। ये तो और अच्छी बात है, जिन्नात उससे माजून ख़रीदा करेंगे। शहजाद जो बड़ी मुश्किल से जब्त किए बैठा था फ़ौरन बोल उठा, उफ, तुझे किसी की आय क्यों नहीं आती? तू ज़रूर किसी दिन मेरे हाथों हलाल नहीं तो हराम हर सूरत हो जाएगा। गधे कहीं के, पूरी बात तो सुनने दिया करो। आफाक उसे झिड़कते हुए बोला। दोबारा जलील अरबी की तरफ मुतवज्जो हो गया। तुम क्या कह रहे थे? लेडी टीचर का शोर हकीम है? सुनने में यही आया है, पता करना पड़ेगा। शायद उस बेचारे को उस मनूस फ्लैट के बारे में किसी ने नहीं बताया होगा, वरना आसिफज़दा पर कौन जानबूझकर रहता है? मुफ्त में जान से जाएगा बेचारा। जलाल अरबी ने कफ अफसोस मलते हुए जवाब दिया, कल मिलेंगे उससे इंशाअल्लाह, फिर पूरी बात वाज़ेह होगी। कबल अज़ वक्त कुछ नहीं कहा जा सकता, आफाक ने हतमी अंदाज में कहा। सोच समझ कर बात करना आफाक भाई, अक्सर हकीम जिन्नात के रूप में ठहरते रहते हैं। दूसरे दिन आफाक और जलाल अरबी हकीम साहब के मकतब में मौजूद थे। आफाक ने अपना और जलाल अरबी का रस्मी तौर पर तारुफ कराया तो हकीम साहब ने नाक पर धरे हुए चश्मे की ओर से उन्हें घूर कर देखा और फिर एकदम से कुछ इस अंदाज से हंसा जैसे आफाक ने उसे कोई लतीफ़ा सुना दिया हो। ये मंजर देखकर जलाल अरबी बावजूद ज़ब्त के अपनी हंसी पर काबू ना पा सका। हंस लो खूब हंस लो, गोलगप्पे के मुंह वाले नामाकूल इंसान, मगर याद रहे कि ज़्यादा हंसने से दिल मुर्दा हो जाता है, हकीम साहब ने बुरा सा मुँह बनाते हुए कहा। हकीम साहब की बात सुनकर जलाल अरबी खसियानी सी हंसी हंसकर रह गया। हकीम साहब की अजीब व गरीब हैबत देखकर आफाक बहुत कुछ सोचने पर मजबूर हो गया था। बादिउल नज़र में जोकर नुमा नज़र आने वाला ये हकीम उसे अब कुछ पुरस्रार सा लगने लगा था। तायम अपने इस ख्याल का इज़हार वो नामुनासिब ख्याल करते हुए शाइस्ता अंदाज में बोला, हकीम साहब, हम आपको उस आसिफज़दा पुरस्रार फ्लैट के मुतालिक आगाह करने के लिए आए हैं जिसमें आजकल आप बमा फैमिली रिहाइश पजीर हैं। शायद लोगों ने आपको उस मनूस फ्लैट के पस मंज़र से आगाह नहीं किया होगा। खैर, हम आपको बताने आए हैं कि वो फ्लैट पुरस्रार और माफूकुल फितरत मखलूक का गढ़ है। हम नहीं चाहते कि अनजाने में आप कोई नुकसान उठा बैठें। मेरे भाई, मैं खुद एक आसिफ हूँ, जिस मरीज़ को चिमड़ जाऊँ मरते दम तक उसका पीछा नहीं छोड़ता। अरबी भाई, ज़रा नफ्स दिखाना, तुम मुझे कुछ बीमार नज़र आ रहे हो, तुम्हें शायद जिगर का अर्जा लग है, तुम कोई अच्छा सा माजून इस्तेमाल करना पड़ेगा। आफाक को नज़रअंदाज करके हकीम साहब अचानक जलाल अरबी की तरफ मुतवज्जो हो गए। मुझे तो ये शहजाद का भाई नज़र आ रहा है, आफाक ने जलाल अरबी को कोनी मारते हुए धीमे लहजे में कहा। शहजाद को छोड़ो, तुम लोग अपनी बात करो। हकीम के लबों पर मनी खेज मुस्कुराहट छा गई। आफाक ने परेशान नज़रों से हकीम की तरफ देखा तो वो हंसकर बोला, दीवारों के भी कान होते हैं, मुझे हकीम लुकमान सानी कहते हैं।
मैं माजरत ख्वाह हूँ हकीम साहब कि मैंने ख्वाह आपकी कुव्वत सम्मात का इम्तिहान लेना चाहा। आफाक ने शर्मसार अंदाज में जवाब दिया, चलो अब कुव्वत बसारत का भी इम्तिहान ले लो। हकीम साहब कुर्सी पर पहलू बदलते हुए बोले, मैं बता सकता हूँ कि इस वक्त तुम्हारी सामने वाली पॉकेट में 100 रुपये के 3 और 10 रुपये के 5 नोट मौजूद हैं। जेब से नोट निकाल कर तसल्ली कर लो। आफाक को खुद भी मालूम नहीं था कि उसके सामने वाली जेब में कितनी रकम है। उसने मेकानगी अंदाज में जेब से नोट निकाले और फिर उन्हें शुमार करने के बाद हक्का बक्का रह गया। एन हकीम साहब के कहने के मुताबिक उसकी जेब से 100 के 3 और 10 रुपये के 5 नोट बरामद हुए थे। ये मंजर देखकर जलाल अरबी की आंखें भी फटी की फटी रह गईं। साहब, आप तो मुझे बहुत पहुँचे हुए शख्स लगते हैं। मैं एक बार फिर माफ़ी का दरख्वास्त गुजार हूँ। बावजूद कोशिश के आफाक को अपनी नदामत छुपाने के लिए अल्फाज नहीं मिल रहे थे। अरे भाई, मैं तो 3 दिन पहले का पहुंचा हुआ हूँ, शायद तुम लोगों को अब मालूम हुआ है। खैर, इस बात को रहने दो, पहले ये बताओ कि ठंडा चलेगा या? हकीम साहब ने शफीक लहजे में पूछा। हकीम साहब, आफाक ने परेशान कुन अंदाज में उसकी तरफ देखते हुए कहा, ठंडा गर्म तो चलता रहेगा। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। यही पूछना चाहते हो ना कि मुझे तुम्हारी जेब में मौजूद रकम के बारे में किस तरह मालूम हो गया? हकीम साहब ने एक बार फिर आफाक को चौंकाते हुए पूछा। हकीम साहब, खुदा की कसम, आप तो मुझे कोई जादूगर लग रहे हैं, दिल में छुपी बात तक जान लेते हैं। मैंने आज तक आप जैसी दिलचस्प शख्सियत नहीं देखी, आपसे खूब निभेगी। आफाक की आंखों में हकीम साहब के लिए अकीदत व तहसीन नज़र आ रही थी। बरखुदा, दिल में छुपे भेद सिर्फ ऊपर वाले को मालूम है, मैं तो सिर्फ चेहरे पढ़ना जानता हूँ। वैसे तुम्हारी जेब में मौजूद रकम के मुतालिक मैंने महज तुक्का लगाया था, जो इत्तिफाकन निशाने पर बैठ गया। हकीम साहब ने संजीदा लहजे में जवाब दिया। उस पहली मुलाकात के बाद आफाक और हकीम साहब के दरमियान दिन ब दिन दोस्ती और ताल्लुकात परवान चढ़ने लगे। हकीम साहब की तरह उसके शरीके हयात और बच्चों ने भी आफाक को हर मौके पर हैरान व परेशान किया था। आफाक की तालीमी काबिलियत और जहानत को देखते हुए एक रोज़ हकीम साहब ने उससे सवालिया अंदाज में पूछा, तुम आला तालीम याफ्ता होने के बावजूद अपने आप को ज़ाया क्यों कर रहे हो? कोई मुलाजमत वगैरह क्यों नहीं कर लेते? कभी ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई? और दूसरा, मेरे बुज़ुर्ग नहीं चाहते कि मैं इतने बड़े ज़िम्मेदार घराने का चश्मा व चराग होकर मामूली मुलाजमत करता फिरूं। आफाक ने साफ गोई से जवाब दिया, तो फिर ऐसा करो, मेरे बच्चों को ट्यूशन पढ़ा दिया करो, कुछ ना कुछ तालीम याफ्ता होने का हक अदा करो। उस इल्म का क्या फ़ायदा जो सिर्फ साहिब इल्म तक महदूद रहे। ठीक है, अगर आपकी यही मर्ज़ी है तो फिर पढ़ा दिया करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया आफाक बेटे, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। दरअसल मेरे दोनों बच्चे पढ़ने लिखने में कुछ कमज़ोर वाक़या हुए हैं। अब मेरे सर से बहुत बड़ी परेशानी टल गई है। मैं इसका खातिर ख्वाह मुआवजा अदा किया करूँगा। नहीं हकीम साहब, मैं पढ़ाने का मुआवजा बिल्कुल नहीं लूँगा। अगर आप इसरार करेंगे तो फिर कोई और ट्यूटर ढूंढ लें। आपके दोनों बच्चे मेरे बहन भाइयों की तरह हैं। आफाक ने शिकायती अंदाज में जवाब दिया। अरे भाई, नाराज़ क्यों हो रहे हो? मैं तो मजाक कर रहा था। मुआवजा देने के लिए मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है। अलबत्ता जितने माजून ज़रूरत हों मुफ्त मिलेंगे। माजून मकवी दिमाग तो बसूरत इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे दिमाग चाटने के माहिर हैं। हकीम साहब की संजीदगी ने पल भर में ज़राफ़त का रूप धार लिया। बिल्कुल, मुआवजे की जगह माजून ठीक रहेंगे, लेकिन एक बात है, माजून मीठे होने चाहिए, वरना मतलब में पड़े अच्छे लग रहे हैं। आफाक भला कब पीछे हटने वाला था। हकीम साहब के बच्चों को पढ़ाते हुए आफाक को 3 माह हो चले थे। इन 3 माह के दौरान कई ऐसे वाक़यात पेश आ चुके थे जो बाज़ाहिर मामूली नौइयत के होते थे, लेकिन आफाक को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देते थे। हकीम साहब की तरह उसकी बीवी और दोनों बच्चे भी बड़े बाअखलाक, नमाजी और सुलझे हुए थे। उनकी सोबत में रहकर आफाक खुद भी बाकायदगी के साथ नमाज पढ़ने लगा था,
لیکن مسئلہ وہی تھا کہ حکیم صاحب کا تمام خاندان آفاق کو کچھ عجیب قسم کا لگتا تھا۔ اس کے دونوں بچے بھی عام بچوں سے بہت مختلف تھے، حاضر جواب اور انتہائی درجے کے دلیر۔ اتنی کم عمری میں بھی ان کے سوچنے کا انداز بالغ تھا۔ بچی کی عمر لگ بھگ 10 برس تھی، جبکہ اس سے چھوٹے بھائی کی عمر 7 برس تھی۔ حسب معمول ایک دن آفاق اندر کمرے میں دونوں بچوں کو پڑھا رہا تھا کہ باہر سے حکیم صاحب کی بیوی نے بیٹی کو پکار کر کہا، جاؤ بیٹی، جلدی سے بازار سے دودھ لے کر آؤ، تمہارے استاد کے لیے چائے بنانی ہے۔ آفاق نے اشارے سے بچی کو جانے کے لیے کہہ دیا اور خود بچے کو پڑھانے لگ گیا۔ اسے امید تھی کہ بچی کی واپسی 20-25 منٹ کے بعد ہوگی، کیونکہ یہ سرکاری فلیٹ بازار سے بالکل معلق تھا، لیکن دودھ والے کی دکان کافی فاصلے پر واقع تھی۔ وہاں آنے جانے میں 25 منٹ تو لازمی طور پر صرف ہو جاتے تھے، لیکن اس وقت آفاق کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں جب ٹھیک 3 منٹ میں بچی واپس کمرے میں داخل ہوئی۔ ارے آتکا، تم اتنی جلدی بازار سے دودھ کیسے لے آئی، جبکہ دودھ والے کی دکان یہاں سے کافی دور ہے؟ آفاق نے حیرت زدہ لہجے میں بچی سے سوال کیا۔ وہ میں دوڑتے ہوئے گئی تھی، آتکا نے پھولی ہوئی سانس کے ساتھ جواب دیا۔ البتہ آفاق کی نگاہوں سے اس کی مصنوعی ثقافت چھپی نہ رہ سکی، اس لیے اس نے فوراً دوسرا سوال کر دیا، مجھے لگتا ہے تم کچھ چھپا رہی ہو یا پھر اٹھتے ہوئے گئی تھی؟ دوڑتا ہوا شخص تو اتنی جلدی نہیں پہنچ سکتا۔ سر، ان باتوں کو رہنے دیجیے، وقت آنے پر آپ کو سب معلوم ہو جائے گا۔ آتکا کے جواب میں ایک وقار تھا جس نے آفاق کو خاموش رہنے پر مجبور کر دیا۔ ایک ہفتے کے بعد جب عید الفطر کی چھٹیاں ہوئی تو حکیم صاحب نے آفاق سے گزارشانہ انداز میں کہا، بیٹے ایک درخواست ہے، امید ہے تم انکار نہیں کرو گے۔ جی فرمائیے، بندہ حاضر ہے۔ آفاق نے تابعداری کا مظاہرہ کیا۔ بیٹے، بات دراصل یہ ہے کہ کل سے عید کی چھٹیاں ہو رہی ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ عید اپنوں میں مناؤں، اس لیے تمہیں ہم لوگوں کے جانے کے بعد اس فلیٹ کا دھیان رکھنا پڑے گا اور ہو سکے تو رات کے وقت یہیں سو جایا کرنا، یہ تمہارا ہم لوگوں پر احسان ہوگا۔ ارے حکیم صاحب، اس میں احسان والی کون سی بات ہے؟ آپ لوگ بے فکر ہو کر جائیں، میں فلیٹ کا دن رات دھیان رکھوں گا۔ آپ لوگ میرے اپنے ہیں، کوئی غیر تو نہیں ہے۔ اسی روز حکیم صاحب اہل و عیال گھر سے چلے گئے کیونکہ دوسری روز عید تھی۔ آفاق نے رات فلیٹ میں بسر کی۔ صبح جب اس نے یہ بات جلال عربی اور شہزاد کو بتائی تو وہ دونوں حیران رہ گئے، بلکہ شہزاد نے تو باقاعدہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا، اللہ میری توبہ، تم آدمی ہو کہ بھوت؟ تم نے اکیلے اس آسیب زدہ فلیٹ میں رات کیسے بسر کر لی؟ کسی جن نے تمہیں کچھ نہیں کہا؟ ایک گونگا سا جن آیا تھا، لیکن وہ اتنا بے وقوف تھا کہ میں نے اس سے بات کرنا بھی نامناسب خیال کیا۔ آفاق نے بات کو ہنسی میں ٹالتے ہوئے جواب دیا۔ عید کے 2 دن ہنسی خوشی میں گزر گئے۔ اس دوران رات کے وقت آفاق کے ساتھ فلیٹ میں کوئی غیر معمولی واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔ تیسرے دن شام سے تھوڑی دیر قبل مغرب کی طرف سے سیاہ بادل اٹھے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ایسی زوردار بارش شروع ہوئی کہ توبہ ہی بھلی۔ سرے شام ہی لائٹ چلے جانے کی وجہ سے پورا شہر تاریکی میں ڈوب گیا تھا۔ ایک تو ویسے بھی موسم سرما تھا اور دوسرا بارش نے سونے پر سہاگے کا کام کیا تھا۔ سخت سردی کی وجہ سے لوگ اپنے اپنے گھروں میں دبکے ہوئے تھے۔ آفاق بڑی مشکل کا سامنا کرتے ہوئے فلیٹ تک پہنچا تھا، کیونکہ ان کی حویلی حکیم صاحب کے فلیٹ سے کافی فاصلے پر واقع تھی۔ راستے میں اسے انسان تو انسان، کوئی آوارہ کتا تک بھی نہیں ملا تھا۔ رات کسی گناہ گار کے دل کی طرح سیاہ تھی۔ ایک بار تو آفاق کے دل میں خیال آ گزرا کہ واپس لوٹ جائے، لیکن پھر اس کے خوف پر اس کی فطرتی دلیری غالب آ گئی۔ ویسے بھی اس کے پاس لوڈ ریوالور موجود تھا، ایمرجنسی کی صورت میں وہ استعمال کر سکتا تھا۔ ٹارچ کی روشنی میں اس نے فلیٹ کا باہر والا تالا کھولا اور کنڈی نکال کر اندر داخل ہو گیا۔ پیچھے سے دروازے کو کنڈی لگانے کے بعد وہ فلیٹ کے سین میں سے گزرتا ہوا برآمدے میں پہنچا۔ ہلکی ہلکی بارش بدستور جاری تھی۔ آفاق نے دائنی سائڈ والا کمرہ کھولا
और अंदर दाखिल होकर लालटेन जला दी। कमरे में खातिर ख्वाह रोशनी हो गई थी। सामने वाली ट्राली पर इम्पोर्टेड टीवी सेट रखा हुआ था, लेकिन लाइट की गैर मौजूदगी में वो टीवी से महफूज नहीं हो सकता था। नीचे कालीन पर एक साफ़ सुथरा बिस्तर बिछा हुआ था। आफाक के पास अब टाइम पास करने का सिर्फ एक ही ज़रिया था, और वो था मुताला। चुनाचे उसने शेल्फ में लगी हुई किताबों में से चंद किताबें मुंतखब की और बिस्तर में घुसकर पढ़ने में मसरूफ़ हो गया। लालटेन को एक छोटी सी तपाई नुमा टेबल पर रखते हुए उसने बिस्तर के करीब कर दिया था, ताकि पढ़ने में रोशनी का हर्ज ना रहे। काफ़ी देर तक पढ़ने के बाद वो थकावट महसूस कर रहा था। उसने कलाई पर बंधी हुई घड़ी पर चौंक कर निगाह डाली तो रात के 1:30 बजे का वक्त था। बाहर घटाटूप अंधेरा छाया हुआ था। फिजा एक पुरस्रार सकूत और सन्नाटा था। दूर कहीं से किसी आवारा कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आई और एक लम्हे रात का सन्नाटा मर्तश होकर रह गया। आफाक ने किताब से निगाह हटाकर टेबल पर रखने के लिए रख दी। निगाहें हटाकर पल भर के लिए शफाफ शीशे की खिड़की से बाहर की तरफ देखा और लर्ज कर रह गया। काली स्याह रात, लाइट की गैर मौजूदगी और शाम के वक्त की बारिश ने माहौल को हर दर्जा डरावना और पुरस्कार बना दिया था। वो गैर मरी मखलूक से कभी खौफ नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी वो एक जीता जागता इंसान था। इंसान जो एहसास व जज्बात का मजमुआ होता है, उसमें दिलेरी भी होती है और बुज़दिली भी। दुनिया का कोई भी इंसान इन सफ़ात से मावरा नहीं होगा, सो वो भी एक इंसान था। और उस वक्त उसके दिल व दिमाग में कई डरावने किस्म के ख्यालात आ रहे थे, लेकिन मरता क्या ना करता, उसे रात इसी फ्लैट में बसर करना थी। उसकी आंखें नींद के बोझ से आपस में जुड़ी जा रही थीं, लेकिन ज़हन सोने के लिए आमादा नहीं था। एक अनजाना सा खौफ उसे लम्हा ब लम्हे घेरता जा रहा था। खतरा जैसे कमरे के बाहर कहीं मंडला रहा था। उसने सरहाने के नीचे धरे हुए रिवॉल्वर को थपथपाया और लालटेन की बत्ती नीचे करने के बाद आयतल कुर्सी पढ़कर दाहिनी करवट पे सो गया। उसका चेहरा तक लिहाफ में छुपा हुआ था। एक लम्हे के बाद उस पर गुनूदगी तारी हो गई, लेकिन अनजाने खतरे के पेश नज़र उसका शऊर बेदार था। अचानक साथ वाले कमरे से उसके कानों तक ऐसी आवाज़ पहुंची जैसे किसी ने बड़े ज़ोर के साथ सलाई मशीन चला दी हो। उसने हड़बड़ा कर लिहाफ से चेहरा बाहर निकाला और कमरे की इकलौती खिड़की पर निगाहें जमा दी, लेकिन माहौल बदस्तूर मुकम्मल खामोश और सन्नाटे का राज था। उसके दिल की धड़कनें उथल पुथल हो रही थी। सख्त सर्दी के बावजूद शिद्दत खौफ से उसकी पेशानी पर पसीने के कतरे रेंग रहे थे। लम्बा भर बैठे रहने के बाद वो सिलाई मशीन की आवाज़ को ज़हनी इश्तार का नतीजा समझकर दोबारा चेहरे पर लवाब डालकर सो गया। पहले की तरह एक बार फिर वो गुनूदगी की कैफियत में था, जब अचानक उसके कानों में कांच की चूड़ियों के खनकने की तेज़ आवाज़ पड़ी। चेहरे से एकदम लाफ हटाकर वो उठ बैठा और सरहाने के नीचे से रिवॉल्वर उठाकर हाथ में पकड़ लिया, मगर उसका रिवॉल्वर वाला हाथ वाज़ेह तौर पर कांप रहा था। कौन है? उसने मुर्दा सी आवाज़ में खिड़की पर निगाह जमाकर पूछा। दरवाज़ा तो खोलो दिलबर, मैं कितनी दूर से तुम्हारे दर्शन के लिए आई हूँ। खिड़की के करीब से एक मीठी सी आवाज़ उभरी और उसके साथ ही एक निस्वानी ह्योला खिड़की के शफाफ शीशों से नज़र आने लगा। खिड़की से हट जाओ वरना मैं फायर कर दूंगा। उसने हत्ता वसा लहजे को बारो बनाने की कोशिश की, मगर अल्फाज उसके मुंह से कटक कटक कर निकल रहे थे। दरवाज़ा खोल दो दिलबर वरना नुकसान उठाओगे, दुश्मनी होला बारोब आवाज़ में मुखातिब हुआ, लेकिन उसने जवाब देने के बजाय दुश्मनी होले पर फायर खोल दिया। कमरे में एक कान फाड़ धमाका हुआ और खिड़की का शीशा ज़बरदस्त झनाके से टूट गया। यकायक बाहर से चीखों और केकों की मिली जुली आवाज़ें आने लगीं और फिर एकदम फ्लैट का सैन तेज़ रोशनी में नहा गया। आफाक, जिसकी नज़रें बदस्तूर खिड़की पर जमी हुई थी, बाहर का मंजर देखकर सर ता पाँव लर्जने लगा। फ्लैट के सैन में बीसियों की तादाद में
خوفناک اور ڈراؤنے چہرے والی مخلوق دندناتی پھر رہی تھی۔ ان تمام بلاؤں کے جسم بالکل انسانوں کی طرح تھے، لیکن چہرے خدا کی پناہ، کسی کا چہرہ سور کے چہرے جیسا تھا تو کسی کا بھیڑیے کی طرح، کسی کا شیر کی طرح تو کسی کا بھینسے جیسا۔ چند ایک چہرے انسانوں جیسے تھے مگر خوفناک حد تک ڈراؤنے اور وحشت انگیز تھے۔ جلے ہوئے، بگڑے ہوئے، بالشت بھر نوکیلے دانتوں والے چہرے بھی موجود تھے۔ دو بڑے بڑے چہروں کے منہ سے زبان کے بجائے چار چار منہ والے سانپ پھنکار رہے تھے۔ اندر کمرے میں آفاق کی حالت لمبا بگڑتی جا رہی تھی۔ ریوالور اس کے ہاتھ سے گر چکا تھا۔ قریب تھا کہ اس کے دل کی دھڑکنیں ساخت ہو جائیں اور وہ کھڑے کھڑے اگلے جان کو سدھار جاتا، جب اچانک اس کے کانوں میں ایک مانوس سی آواز پڑی، گھبرانا نہیں بیٹے، میں آ گیا ہوں۔ اب یہ کفار کا ٹولہ تمہارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ اس نے پہچاننے میں دیر نہیں لگی، یہ تو حکیم لقمان ثانی کی آواز تھی۔ حکیم صاحب کی آواز سن کر آفاق کی تیزی سے بگڑتی ہوئی حالت آہستہ آہستہ سنبھلتی گئی۔ پھر جو ہی اس نے کھڑکی سے باہر کا منظر دیکھا تو حیران رہ گیا۔ حکیم صاحب کے ساتھ 10 خوبصورت اور کڑیل نوجوان تھے جنہوں نے ہاتھوں میں ننگی تلواریں تھام رکھی تھی۔ پھر اس کے دیکھتے ہی دیکھتے فلیٹ کا سین میدان جنگ بن گیا۔ حکیم صاحب اور اس کے ساتھی تلواریں سونٹ کر اس خوفناک مخلوق پر ٹوٹ پڑے۔ چیخ و پکار اور رونے دھونے کی آوازیں کان پھاڑ رہی تھی۔ چند لمحوں کے بعد فلیٹ کے سین میں اس خوفناک مخلوق کے کٹے پھٹے اعضاء پڑے ہوئے تھے۔ حکیم صاحب اور اس کے ساتھی ابھی اس خوفناک جنگ سے فارغ ہی ہوئے تھے کہ اچانک فلیٹ کے سین میں 5 بزرگ سورج شخص ظاہر ہوئے، جنہیں دیکھ کر حکیم صاحب اور ان کے ساتھی مؤدب ہو گئے۔ پھر تقریباً آدھ گھنٹہ ان بزرگوں اور حکیم صاحب کے درمیان مذاکرات ہوتے رہے۔ آفاق کو صرف ان کے لب ہلتے ہوئے نظر آ رہے تھے، ان کی آواز اس کے کانوں تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ البتہ اسے کبھی کبھی حکیم صاحب کے چہرے پر غصے کے تاثرات ضرور نظر آ جاتے۔ 5 بزرگ باتوں کے دوران کبھی کبھی آفاق کی طرف اشارہ کر دیتے تھے۔ شاید ان مذاکرات میں آفاق کا ذکر بھی چل رہا تھا۔ ان مذاکرات کے فوراً بعد وہ 5 بزرگ کھڑے کھڑے غائب ہو گئے۔ ان کے بعد حکیم صاحب کے ساتھی بھی آفاق کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ رفتہ رفتہ سین میں وہ کٹے پھٹے اعضاء بھی غائب ہونے لگے۔ چند لمحوں کے بعد فلیٹ کے سین میں صرف حکیم اکیلا رہ گیا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور کھڑکی کے قریب پہنچ کر آفاق سے بولا، بیٹے اب بلا جھجک دروازہ کھول دو، اب یہاں کوئی نہیں آئے گا، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آفاق جو کافی حد تک اپنے آپ کو سنبھال چکا تھا، اس نے بغیر کسی تردد کے دروازہ کھول دیا۔ حکیم صاحب کمرے کے اندر داخل ہوئے اور آفاق کی پشت تھپکا کر ستائشی انداز میں بولے، مجھے تم پر فخر ہے بیٹے، تم واقعی بہادر ہو، مگر حکیم صاحب مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آئی، یہ سب کیا تھا اور آپ کی یہاں موجودگی یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اس نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ حکیم صاحب ایک طرف پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولے، بیٹھ جاؤ، میں تمہیں ساری بات بتاتا ہوں۔ یہ فلیٹ واقعی جنات کا مسکن ہے۔ قیام پاکستان سے پہلے اس فلیٹ کی جگہ جو پرانی اور کچی حویلی تھی، اس میں ہندو جنات کا بسیرا تھا۔ پھر وہ حویلی حصوں میں تقسیم ہو کر اس فلیٹ تک محدود ہو گئی تو ہندو جنات نے اس فلیٹ کو اپنا مسکن بنا لیا۔ میں نے اپنے قبیلے کے معززین کے ساتھ مل کر بڑی مشکل سے اس فلیٹ کو آزاد کرایا تھا اور پھر اپنے بیوی بچوں کو ساتھ لے کر انسانی روپ میں رہائش پذیر ہو گیا تھا تاکہ میری حکمت سے نوع انسانی بھی فائدہ اٹھا سکے، لیکن مجھ سے بھول یہ ہو گئی تھی کہ میں نے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک انسان کو یہاں ٹھہرا دیا تھا۔ بس یہی وجہ تھی اس خون ریز معرکے کی۔ ابھی چند لمحے قبل تمہاری آنکھوں کے سامنے ہمارے معزز قبیلے کے معززین کے درمیان جو فیصلہ ہوا ہے، اس میں یہ طے پایا ہے کہ اب اس فلیٹ میں جنات کا داخلہ بالکل ممنوع ہے۔ نہ یہاں کوئی مسلم جن رہ سکتا ہے اور نہ ہی کوئی غیر مسلم۔ جو ہی حکیم صاحب کی بات مکمل ہوئی، اچانک اس کے بیوی بچے مسکراتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے اور آفاق
انہیں دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ استاد صاحب، ہمیں ابو نے آپ سے آخری ملاقات کے لیے بلایا ہے۔ عاتکہ ہنستے ہوئے بولی۔ ہاں آفاق، تم اپنے بہن بھائی اور بھابھی سے باتیں کرو، میں ذرا وضو کر لوں کیونکہ ابھی صبح کی اذان ہونے والی ہے۔ حکیم صاحب اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولے۔ ادائیگی نماز کے بعد آفاق نے افسردہ دل کے ساتھ اس معزز فیملی کو رخصت کیا اور بوجھل بوجھل قدموں سے گھر کی طرف چل پڑا۔ آپ کے پاس بھی اگر اس طرح کے خوفناک واقعات ہیں تو واٹس ایپ اور ای میل پر شیئر کیجیے۔ شکریہ۔